हेलो एंड वेलकम टू द तेजू क्लासेस। आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल तेजू क्लासेस में स्वागत है। जेसीईआरटी रांची के द्वारा मॉडल सेट पेपर जारी किया जा चुका है टर्म 2 का। क्लास 11th और क्लास 9th का पेपर टर्म 2 का 16 जून से लेकर के 30 जून के बीच में होने वाला है। तो आइए हम लोग केमिस्ट्री का मॉडल सेट पेपर 3 उसके सॉल्यूशंस को देखेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। ठीक है, क्लास 11th का। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन के पैटर्न को देखेंगे। इसमें क्या है कि आपका जो फुल मार्क्स का क्वेश्चन, कितना मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला, 35 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है और 1.5 घंटा आपके पास समय रहेगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 19 होंगे, जिसमें से 1 से लेकर के 7 नंबर का क्वेश्चन, 7th वाला क्वेश्चन जो होगा वो आपका टोटल 7 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से आपको केवल 5 क्वेश्चंस करने हैं और हर क्वेश्चन का मार्क्स कितना होगा, 1 मार्क्स का होगा। दूसरा जो है वो 8 से लेकर के 14 के बीच में, यानी यहाँ पे भी 7 क्वेश्चन हैं, जिसमें से आपको केवल 5 क्वेश्चंस करने हैं। क्लियर है? और सारे क्वेश्चंस का मार्क्स कितने हो जाएंगे, 3-3 मार्क्स के हो जाएंगे, यानी टोटल 15। नेक्स्ट जो सेक्शन है, सेक्शन सी, यानी 15 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 19 तक, वहां पे आपका टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 5 है। इसमें से आपको केवल 3 क्वेश्चंस करने हैं और हर क्वेश्चंस का मार्क्स कितना होंगे, 5, यानी टोटल कितना हो गया, 15। 15 15 30 और 5 35, टोटल 35 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्लियर है? तो आइए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन सेक्शन ए से। सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट का यूनिट यानी द्विध्रुव आघूर्ण का इकाई क्या है, तो क्या है, डी बाई, क्या है, डी बाई। ठीक है, तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, दो चार्ज में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड है ना, कोई एक आवेश गुने उसके बीच की दूरी जो होती है, उसी को बोलते हैं हम लोग द्विध्रुव आघूर्ण। क्लियर? नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2। O2 के लिए मानक संभवन इंथैल्पी क्या होगी, मानक संभवन इंथैल्पी O2 का क्या होगा, क्या होगा, 0। ठीक है, क्या होगा, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ डाइबोरेन। डाइबोरेन का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, तो डाइबोरेन का केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, B2H6। क्या हो जाएगा, B2H6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एट 298 केल्विन पीएच ऑफ द सॉल्यूशन इज 6, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ पीओएच फॉर दिस सॉल्यूशन। 298 केल्विन ताप पर किसी बिलियन के पीएच का मान 6 है, तो उस बिलियन के पीओएच का मान क्या होगा। तो पीओएच प्लस पीएच बराबर कितना होता है, 14। तो पीएच का मान कितना है, 6, तो पीओएच का मान कितना हो जाएगा, 14 माइनस 6 यानी 8। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, डिफाइन रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स अभिक्रिया को परिभाषित करें। तो रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन रिडक्शन टेक्स प्लेस, ऐसा रिएक्शन जिसमें दोनों ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है, उस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन या रिडॉक्स अभिक्रिया। वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन यानी उपचयन और अपचयन दोनों होता है, उसको हम लोग बोलते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आईयूपीएससी नेम लिखना है, किसका दिया हुआ है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लॉन्गेस्ट चेन फाइंड आउट करेंगे। तो 1 2 3 4 5, या तो ऐसे हो सकता है या तो 5 ऐसे हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 ऐसे भी हो सकता है। दोनों में 5 लॉन्गेस्ट चेन 5 है। अब क्या है कि यहाँ पे अल्कीन ग्रुप यहाँ पे है, तो इसलिए किधर से शुरू होगा, इस साइड से। तो कौन सा सही होगा, 1 2 3 4 5 ये करो, चाहे 1 2 3 4 5 ये करो। क्यों, क्योंकि 4 पर ही अल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड है। तो क्या हो जाएगा, 4 मिथाइल, 4 यानी 1 2 3 4, 4 पर क्या है, मिथाइल है, तो 4 मिथाइल, तो 4 मिथाइल। पेंट 1 2 3 4 5, तो क्या हो जाएगा, पेंट। और 1 इन यानी 4 मिथाइल पेंट 1 इन। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जब 1 इन है तो सीधे पेंटीन भी हम लोग लिख सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कि बोरोन और अल्युमिनियम में किसका प्रथम आयनन एंथैल्पी का मान अधिक होगा, किसका फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी अधिक होगा। आयनाइजेशन एंथैल्पी मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड हो रहा है आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। तो ये ग्रुप में डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ग्रुप में अगर जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो वैसे वैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, कम होते जाएगी, डिक्रीज करते जाएगी। और पीरियड्स में जैसे जैसे
जाते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, तो ये क्या करते जाएगा, इंक्रीज करते जाएगा, बढ़ते जाएगा। क्लियर है ना। तो बोरोन और अल्युमिनियम क्या है, एक ही ग्रुप में है, तो क्या बोले, ग्रुप के नीचे, ग्रुप में क्या होता है, कम, घटते क्रम में। तो यानी सबसे अधिक ये, उसके बाद उसके नीचे ये, उसके नीचे ये, उससे कम ये, उससे कम ये, ऐसे जाएगा। तो किसका अधिक होगा, बोरोन का। तो 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा, बोरोन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, जो कि आपका सेक्शन बी से है। 8 से लेकर के 14 क्वेश्चन जो है वो सेक्शन बी से है, जिसका टोटल मार्क्स कितना है, कितना कितना मार्क्स का क्वेश्चन है, वो 3-3 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्लियर है। तो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के बारे में लिखना है, और हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन के बारे में आपको लिखना है। यानी मानक संभवन इंथैल्पी और हेस के स्थिर ऊर्जा संकलन का नियम आपको लिखना है। अब देखिए, मानक संभवन इंथैल्पी क्या कहता है, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का मतलब क्या है कि अगर इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हो रहा है किसका, अगर कोई कंपाउंड बन रहा है ना, कोई कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है, और वो कंपाउंड कितने का है, 1 मोल का। कितने का, 1 मोल का। तो 1 कंपाउंड अगर फॉर्म हो रहा है, उसमें इंथैल्पी जो चेंज हो रहा है, द चेंज इन इंथैल्पी इन द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ कंपाउंड एट स्टैंडर्ड, ठीक है, स्टेबल स्टैंडर्ड। स्टेबल स्टैंडर्ड यानी कहने का मतलब है कि टेम्परेचर जो होगा वो 298 केल्विन के लगभग होगा, यानी 298.15, और प्रेशर जो होगा वो 1 बार होगा। उस पे 1 मोल ऑफ एलिमेंट का जो 1 मोल ऑफ कंपाउंड का जो एंथैल्पी चेंज होगा, उसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। क्लियर है। दूसरा क्या कह रहा है, हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन क्या कह रहा है कि जैसे मान लो एक ए से कोई प्रोडक्ट सी बना, ठीक है, तो इसमें जो इंथैल्पी चेंज हुआ, अगर मान लो ए से बी और फिर बी से क्या बना, सी बना, तो इसमें मान लो इंथैल्पी चेंज हुआ H1, इसमें इंथैल्पी चेंज हुआ H2, और इसका इंथैल्पी चेंज हुआ H3। तो ये ए से सी में जो इंथैल्पी हुआ, यानी H3 जो होगा वो H1 प्लस H2 होगा। क्यों, क्योंकि ए से बी और बी से सी, यानी बन रहा है ए से सी ही बन रहा है, लेकिन ये 2 स्टेप में बन रहा है। तो चाहे एक स्टेप में बने, चाहे एक से अधिक स्टेप में बने, टोटल इंथैल्पी चेंज जो होगा वो इक्वल होगा। क्लियर है, आप समझ में आ गया। आइए हम लोग इसको देख लेते हैं कि स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज डिफाइंड एज द व्हेन 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट इन देयर मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ एग्रीगेशन। यानी स्टेबल स्टेट ऑफ एग्रीगेशन क्या है, एट टेम्परेचर 298.515 केल्विन और प्रेशर 1 बार। ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है, हेस लॉ स्टेट्स दैट द इंथैल्पी चेंजिंग अ केमिकल और इंथैल्पी चेंज, है ना, इन ए केमिकल और फिजिकल प्रोसेस इज सेम वेदर द प्रोसेस इज कैरिड आउट इन 1 स्टेप और इन सेवरल स्टेप। यानी एक स्टेप में प्रोसेस कैरिड आउट हो या एक से अधिक स्टेप में हो, टोटल इंथैल्पी चेंज जो होगा वो सबका समेशन हो जाएगा। अगर अलग अलग स्टेप में होगा यानी वो बराबर होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, उसी का हिंदी में यहाँ पे दे दिए हैं। हिंदी स्टूडेंट्स, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो इसको नोट डाउन कर लेंगे, आप समझ तो गए ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ CO3 2- आयन। तो CO3 2- आयन के अनुनादी संरचनाएं लिखें। तो CO3 यानी 1 2 3, अब एक बार डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा, फिर एक बार डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा, फिर एक बार डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा, और जहाँ जहाँ सिंगल बॉन्ड रहेगा वहाँ पे आयन रहेंगे, वो एक आयन और एक दूसरा आयन, तो 2 आयन हो गया। तो यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे है C डबल बॉन्ड यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे डबल जो आयन है यहाँ पे सिंगल बॉन्ड के साथ आयन रहेंगे। तो कितने नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दे रहा है, कितना अनुनादी संरचनाएं हो रहा है CO3 2- का, तो 3 हो रहा है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, राइट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। फॉलोइंग रिएक्शंस के लिए क्या लिखना है आपको, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखना है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन कैसे हम लोग लिखते हैं, जैसे मान लो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट A है किसका, A का, प्लस B दे रहा है C स्मॉल d कैपिटल D। तो इसका साम्य स्थिरांक क्या होगा, प्रोडक्ट का, पहले प्रोडक्ट का क्या हो जाएगा C, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या हो जाएगा C, छोटा c, फिर कैपिटल D, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट स्मॉल d, नीचे क्या हो जाएगा कैपिटल A, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट स्मॉल है,
कैपिटल बी स्मॉल बी। क्लियर है? यानी प्रोडक्ट पहले लिखेंगे और उसका जो कॉफिशिएंट होगा उसके ऊपर पावर में हो जाएगा, फिर नीचे रिएक्टेंट्स लिखेंगे, उसका एक स्टोइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट जो होगा वो पावर में चला जाएगा। तो यहाँ पे है NH3 है, NH3 प्रोडक्ट है तो NH3 का पावर 2 हो जाएगा, बाई क्या हो जाएगा N2 और H2 का पावर 3। सिमिलरली HI है तो HI का पावर 2, H2 ऐसे हो जाएगा और I2। क्लियर है? फिर CO है तो CO का पावर 2 डिवाइडेड बाई CO2 और C। ये रहा आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इनर्ट पेयर इफेक्ट और कैटिनेशन, यानी निम्न पदों से आप क्या समझते हैं? अक्रिय युग्म प्रभाव और श्रृंखलन। इनर्ट पेयर इफेक्ट का मतलब क्या होता है? जो एस बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द एस बॉन्ड, है ना, एस ऑर्बिटल, तो वहां पे जब बॉन्डिंग करने के लिए ये जाते हैं तो इनको ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है इसको अनपेयर करने में। मतलब ये जल्दी बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। क्यों नहीं पार्टिसिपेट करते हैं? क्योंकि ये मोस्ट स्टेबल स्टेट में होते हैं। क्लियर है? तो द नॉन पार्टिसिपेशन ऑफ 2s इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ड्यू टू द हाई एनर्जी नीडेड फॉर अनपेयरिंग देम इज नोन एज द इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्लियर है? दूसरा क्या है? कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब कोई भी एलिमेंट को लॉन्ग चेन बनाने की जो प्रॉपर्टी होती है या रिंग बनाने की जो प्रॉपर्टी होती है कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा कंबाइंड होकर के, उसी प्रॉपर्टीज को, उसी गुण को हम लोग बोलते हैं कैटिनेशन प्रॉपर्टी। क्लियर है? तो यहां पे डेफिनेशन है, कैटिनेशन इज द बाइंडिंग ऑफ एन एलिमेंट टू इटसेल्फ थ्रू कोवैलेंट बॉन्ड्स टू फॉर्म रिंग और चेन मॉलिक्यूल्स। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए, अब यहाँ पे हिंदी में दोनों का दे दिए हैं, यहाँ पर डेफिनेशन हम लिख दिए हैं, तो आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिस डू नॉट शो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, यानी असमानुपातन अभिक्रिया किसे कहते हैं? पहले तो ये जान लीजिए कि असमानुपातन अभिक्रिया किसे कहते हैं। वैसे अभिक्रिया जिसमें एक ही एलिमेंट का रिडक्शन भी हो रहा है, उपचयन भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं असमानुपातन अभिक्रिया। क्लियर है? रेडॉक्स रिएक्शन में ऐसा अभिक्रिया जिसका एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, यानी उपचयन भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है, तो हम इसको बोलेंगे डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन या फिर असमानुपातन अभिक्रिया। अब देखिए, सबका हम लोग कौन करेगा कौन नहीं करेगा, इसके लिए क्या देखेंगे हम लोग? इसका ऑक्सीडेशन नंबर को देखेंगे, यानी ऑक्सीकरण संख्या देखेंगे। तो ClO माइनस, ClO माइनस, ClO माइनस का मतलब क्या हुआ? O का कितना होता है? -2। तो x मान लीजिए Cl का x -2 बराबर -1, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 1 होगा ना। तो इसका हो गया 1, इसका 2 दूनी के 4 -1 3, इसका 2 तिहाई 6 -1 5, और इसका 2 चौके 8 -1 7। तो मोस्ट स्टेबल स्टेट में कौन पहुंच रहा है? ऑक्सीडेशन स्टेट हाईएस्ट किसका है? इसका। तो यानी ये जो है ClO4 माइनस जो है वो अपना स्टेबल मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट, स्टेबल मतलब स्टेबल में तो 8 हो जाएगा, लेकिन मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में वो प्रेजेंट है। क्लियर है ना? हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में वो प्रेजेंट है, इसीलिए उसका डिस्प्रोपोर्शनल असमानुपातन अभिक्रिया में वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, एक्सप्लेन द फॉलोइंग विथ एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल से इसको एक्सप्लेन करना है, किसको? उर्ज रिएक्शन को और फ्रीडल क्राफ्ट्स अल्काइलेशन रिएक्शन को। क्लियर है? तो उर्ज रिएक्शन क्या कहता है कि अगर कोई भी अल्काइल हैलाइड को सोडियम के प्रेजेंस में, अल्काइल हैलाइड को सोडियम के प्रेजेंस में ड्राई ईथर के प्रेजेंस, सोडियम के साथ रिएक्ट कराते हैं ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो अल्केन का फॉर्मेशन होता है, हाइयर अल्केन का। कैसा अल्केन का? हाइयर अल्केन। अगर मिथाइल हैलाइड है तो इथेन का फॉर्मेशन होगा। क्लियर है? इसको बोलते हैं ऊर्जा अभिक्रिया। दूसरा क्या है? फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन क्या कहता है? कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड है, यानी बेंजीन है, तो बेंजीन को अगर हम लोग, है ना, AlCl3 में, ठीक है, AlCl3 में
अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो मिथाइल बेंजीन यानी अल्काइल बेंजीन का फॉर्मेशन होता है। इसी को बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट्स अल्काइलेशन रिएक्शन। आइए हम लोग देख लेते हैं अल्काइल हैलाइड, सेम चीज़ बता दिए। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को आप नोट कर लेंगे। नेक्स्ट इसी का हिंदी है, यहाँ पे दिया हुआ है सेम चीज़ जो बताया, शुष्क ईथर में दो अणु सोडियम धातु के साथ या फिर सोडियम धातु के साथ हम लोग रिएक्ट कराते हैं तो क्या होता है, सम्मित अल्केन यानी उससे हाइयर अल्केन का फॉर्मेशन होता है। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन का भी यहाँ पे हम दे दिए हैं, बता भी दिए आपको, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। उसका हिंदी पार्ट ये है, इसको भी आप स्क्रीनशॉट इसका लेकर के आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 14, एक्सप्लेन व्हाई द गिवन कंपाउंड इज नॉट एरोमेटिक। तो एरोमेटिक के लिए क्या होना चाहिए, बेंजीन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बेंजीन। तो यहाँ बेंजीन का प्रेजेंस नहीं है, कोई भी एक भी बेंजीन रिंग का फॉर्मेशन प्रेजेंस यहाँ पे नहीं है। तो बेंजीन रिंग का अब्सेंस है, प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए ये एरोमेटिक नहीं है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, हाउ विल यू कन्वर्ट बेंजीन इनटू पी नाइट्रोब्रोमोबेंजीन, एम नाइट्रोक्लोरोबेंजीन और टोल्यूइन। आप एक चीज जान लो कि ये सेक्शन सी है, यानी 5 क्वेश्चंस रहेंगे इसमें से, और 3 क्वेश्चन करना है आपको 55 नंबर का। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पी नाइट्रोब्रोमोबेंजीन, तो देखो पारा, पी नाइट्रो, ऑर्थो और मीसो 3 होता है। तो पारा क्या, सॉरी एक मिनट, ये क्या हो गया, ए और ये क्या हो गया, बेंजीन। तो एक जब यहां पे हुआ, ठीक है, तो दूसरा पारा का मतलब क्या हुआ कि चौथा पोजीशन, एक है ना, तो दूसरा तीसरा चौथा पोजीशन पर, अगर चौथा पोजीशन पर अटैच्ड है तो वो पारा, दूसरा पोजीशन पर है तो ऑर्थो, और तीसरा पर है तो मीसो। क्लियर है? तो ऑर्थो और पारा जो है वो सेम फॉर्मेशन होता है, लेकिन उसको हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग कर लेते हैं। चलिए आइए देखते हैं हम लोग। तो क्या पारा नाइट्रोब्रोमोबेंजीन बनाना है, तो पहले ब्रोमोबेंजीन बनाइए। तो क्या Br2 के प्रेजेंस में हम लोग कर दिए, आयरन ब्रोमाइड के प्रेजेंस में, तो क्या हो दे दिया ये ब्रोमोबेंजीन। फिर इसका क्या कर दिया, नाइट्रेशन कर दिया, कंसनट्रेटेड HNO3 और कंसनट्रेटेड H2SO4 में किए, तो क्या दे दिया, ऑर्थो नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन और पारा नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन। अब ऑर्थो और पारा में से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से पारा को हम लोग अलग कर लिए। क्लियर है? नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है मीसोक्लोरोबेंजीन ना, मीसो एम नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। तो इसके लिए क्या कह रहे हैं, पहले नाइट्रो ले आए, तो नाइट्रो हो गया, उसके बाद क्लोरो को ले आए, Cl2 कर दिए एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, तो वो क्या दे दिया, एम नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, आपको चाहिए टॉल्विन। टॉल्विन को बोलते हैं मिथाइल बेंजीन, है ना, मिथाइल बेंजीन। तो मिथाइल बेंजीन को हम लोग क्या करें, बेंजीन को CH3Cl, यानी ये क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन से हम लोग टॉल्विन को प्राप्त कर लेंगे। ये है, इसको आप देख लोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, बैलेंस द फॉलोइंग रिएक्शंस बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से आपको इसको क्या करना है, बैलेंस करना है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या चाहिए, ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, चार्ज को, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करेंगे, और फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। क्लियर है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एक ही साथ बैलेंस हो जाएगा। तो पहले ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करने के लिए हमको ऑक्सीडेशन नंबर पता होना चाहिए। तो आइए देखते हैं, MnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का -2, तो Mn का मान लो x है, तो x - 8 बराबर -1, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 7, ये हो जाएगा +7। Br का कितना हो गया, -1, इसका कितना हो जाएगा, +4, है ना, क्योंकि 2 दूनी के 4 -4 हुए तो +4, और इसका कितना हो जाएगा, 3 दूनी के 6 - 1 +5। अब देखो ब्रोमीन कितना हो गया, -1 से +5, यानी टोटल कितना हो गया, 6 इंक्रीज हुआ, और MnO4 कितना दिया, 3 डिक्रीज किया।
क्लियर है? तो अब देखिए यहाँ पे ये 3 से डिक्रीज हो रहा है और यहाँ पे 6 से, तो 3 में 2 से गुना कर देंगे तो 6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, बराबर कर दिए। तो गुना करने के बाद कितना आ गया? 2 4 माइनस प्लस बी आर माइनस क्या दे देगा? 2MnO2 प्लस BrO3 माइनस। क्लियर? अब यहां पे क्या है? 2MnO4 माइनस प्लस Br माइनस 2MnO2 प्लस BrO3 माइनस। अब क्या है? इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन कितना है? -2। यहां पे इलेक्ट्रॉन कितना है? -1। यहां पे इलेक्ट्रॉन कितना है? 0। और यहां पे -1। तो ये कितना हो गया? -3 हो गया और यहाँ पे -1। तो -3 और -1 ये क्या है? क्षारीय। कैसे अवस्था है? क्षारीय। तो क्षारीय में किसको जोड़ेंगे? OH को। अब OH कहाँ जुटेगा? -3 में अगर माइनस जोड़ेंगे तो -4 हो जाएगा। तो इधर तो बैलेंस करने के लिए किधर जोड़ना होगा? इधर जोड़ना होगा। तो इधर कितना चाहिए? -2 जो चाहिए। तो -2 यानी -2 OH हम लोग क्या कर दिए? जोड़ दिए। क्लियर है? तो -2 OH जोड़ दिए। तो ये जोड़ने के बाद ये लिख दिए। अब क्या करेंगे? ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन यहाँ पे रिएक्टेंट्स में कितने हैं? 2 चौके 8। Br के पास कुछ नहीं है तो 8 बचा। इधर देखो 2 दूनी के 4 और यहाँ पे कितना है? 3 और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 2। तो 4 3 7 और 2 9 और यहाँ पे 8। तो कितना चाहिए? 1 इधर चाहिए। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? वाटर जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? वाटर। तो एक H2O को हम लोग इधर जोड़ दिए। हो गया बैलेंस। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग इसको बैलेंस कर दिए। क्या किया? सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करेंगे, फिर इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करेंगे और फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। राइट द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ड्रॉ अ एमओ डायग्राम ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स। N2 मॉलिक्यूल्स का एमओ डायग्राम भी आपको ड्रॉ करना है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या कह रहा है कि द इलेक्ट्रॉन्स इन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वेरियस मॉलिक्यूलर, जिस तरह से एटम्स में एटॉमिक ऑर्बिटल्स में एटम्स प्रेजेंट होते हैं, है ना, जिस तरह से एटॉमिक ऑर्बिटल्स में जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स जिस तरह से रहते हैं, उसी तरह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्लियर है? पहला चीज। दूसरा क्या कह रहा है कि अगर एक ही एनर्जी और प्रॉपर सिमेट्रिक एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, वो कंबाइंड करके किसका निर्माण कराते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का निर्माण करते हैं। तीसरा क्या कह रहा है कि कभी भी जब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स के, वो क्या होता है? एक न्यूक्लियस से इन्फ्लुएंस होते हैं। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में, मॉलिक्यूल्स में डिफरेंट डिफरेंट एटम्स होते हैं, डिफरेंट एटम्स होते हैं, तो डिफरेंट न्यूक्लियस से वो क्या करते हैं? इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। इसका मतलब क्या है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर पॉलीसेंट्रिक। क्लियर है? तो पूरा ना लिख करके सीधे लिख दोगे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर पॉलीसेंट्रिक, तब भी काम हो जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट क्या है कि द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जितना कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे उतना ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का भी फॉर्मेशन होगा। क्लियर है? फिर क्या लिखोगे कि द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज लोअर एनर्जी। तो देखो, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, तो एक बनाएंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरा बनाएंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और तीसरा जो होगा वो नॉन बॉन्डिंग होगा। क्या होगा? नॉन बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग जब बनाएगा तो एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग में बॉन्डिंग जो होगा वो लो एनर्जी का होगा और एंटी बॉन्डिंग जो होता है वो हायर एनर्जी का होता है। क्लियर है? तो इसीलिए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की भी जो स्टेबिलिटी होती है वो अधिक होती है। तो ये आप लिख दोगे। क्या लिखोगे कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज लोअर एनर्जी, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज हायर एनर्जी, है ना, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज लो स्टेबिलिटी, सॉरी हाई स्टेबिलिटी। क्लियर? अब क्या है? नेक्स्ट क्या है कि जस्ट एज एन इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड न्यूक्लियस इन एन एटम इज गिवन बाय एन एटल, the electron probability distribution around a group of nuclei in a molecule is given by molecular orbital। मतलब सीधे ये लिख देना है कि इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा, है ना, अराउंड ए ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई मॉलिक्यूल में, वो किसके द्वारा होगा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के द्वारा होगा। क्लियर है? लास्ट में लिख दोगे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी जो है वो आउबाउ प्रिंसिपल को फॉलो करेगा।
है ना, पॉल एक्सक्लूजन को प्रिंसिपल को फॉलो करेगा और हुंस रूल को भी फॉलो करेगा। हुंस रूल मतलब कि सब में बराबर बराबर पहले जाएगा, उसके बाद जैसे मान लो 3 है और 3 एटम, जैसे 2 ऑर्बिटल है और इसमें मान लो 3 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले इलेक्ट्रॉन इसमें, फिर इलेक्ट्रॉन इसमें, फिर इसमें डबल, पहले दोनों में हो जाएगा तब इलेक्ट्रॉन डबल आएगा। ठीक है, इसी का हिंदी में है, आप इसको इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, सेम चीज जो समझा है वही चीज है इसमें, और इसको आप याद कर लोगे। फिर क्या कह रहा है कि N2 का, नाइट्रोजन का आपको बनाना है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। उसके लिए नाइट्रोजन का क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, A1S2 2S2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2S2 2p3, यही होगा। तो ये 7 का हुआ, 14 का क्या हो जाएगा 1S2 2S2 2p3, हो गया ना। अब यहाँ पे एस का 2 गो, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे एस 2, तो यहाँ पे भी 2, 2s का देखिए तो यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, 2p का देखिए तो यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 3। हुंस रूल पहले होगा, सब में एक होगा, फिर डबल होगा। क्लियर है, इसका तो हो गया। अब इधर का देखेंगे हम लोग। इसके लिए क्या है कि सबसे पहले बॉन्डिंग सिग्मा 1s, फिर सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, फिर पाई 2px डबल बॉन्ड पाई 2py, फिर सिग्मा 2pz, ये इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल है। ठीक है, फिर पाई स्टार 2px डबल बॉन्ड पाई स्टार 2py, फिर सिग्मा स्टार 2pz, इस तरह से होते हैं। अब देखो 2 2 4 2 6, सब में 2 2 इलेक्ट्रॉन, 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 2 20 तक का है। तुमको चाहिए कितना 14, तो यानी 2 2 4 2 6 2 8, है ना, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, इतना ही से काम है, इधर का कोई काम नहीं है। क्लियर है, अब इतना समझ गए। तो सबसे पहले क्या हो गया, सिग्मा 1s में डबल हो गया, फिर सिग्मा स्टार, फिर सिग्मा 2s डबल सिग्मा स्टार, फिर पाई 2px पाई 2py डबल डबल, फिर सिग्मा 2pz डबल, उसके बाद बाकी खाली था तो इसको हम लोग खाली छोड़ दिए। क्लियर है, इस तरह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम इसका बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 18, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन इज 10, के का वैल्यू दिया हुआ है 10, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डेल जी। तो डेल जी का क्या हो जाएगा वैल्यू, डेल जी बराबर होता है -2.303 n, है ना, उसका निकाल के यहाँ पे होता है 2.303 RT log K। अब -2.303 इंटू आर की वैल्यू कितनी दी हुई है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, इंटू टेम्परेचर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 300, और लॉग के की वैल्यू कितनी है 10, लॉग 10 की वैल्यू 1 आती है, तो ये इसके जगह पर 1 हो जाएगा। सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद कितना वैल्यू आ जाएगा 5744.2 के लगभग जूल पर मोल। क्लियर है, अब इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या लिख देंगे 5.7, माइनस में होगा, माइनस तो है ही, -5.744 किलो जूल, है ना, किलो जूल पर मोल, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 लास्ट क्वेश्चन है, राइट द कंजुगेट बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। क्या लिखना है, कंजुगेट बेस लिखना है। कंजुगेट बेस का मतलब क्या हुआ, संयुग्मी क्षार। संयुग्मी क्षार का मतलब क्या हुआ, एक हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन यहां से भगा दो सब में से, तो इसमें से एक H जाएगा तो क्या बचेगा F बचेगा, इसमें से एक H जाएगा तो क्या बचेगा HSO4 माइनस बचेगा, इसमें से एक H जाएगा तो क्या बचेगा OH माइनस बचेगा, NH3 में से एक H जाएगा तो क्या बचेगा NH2 माइनस बचेगा, और HCO3 माइनस में से एक H जाएगा तो क्या बचेगा CO3 माइनस बचेगा। क्लियर है, तो ये हो गया इसका कंजुगेट बेस। ये थे आपके 19 क्वेश्चंस, है ना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, है ना, और
सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए मॉडल सेट के साथ। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।